हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज आज आप लोगों के साथ एक बार फिर से गर्दन की दर्द की समस्या पर आपसे चर्चा करूंगा। ज़्यादातर लोग अपनी गर्दन के दर्द को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के नाम से पहचानते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दोनों समस्याओं में फ़र्क होता है। सामान्यतः 10 में से 8 लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का और 10 में से 2 लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शिकार होते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये एक वाइड स्प्रेड कंडीशन है जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है आफ्टर लो बैक पेन। सामान्यतः एजिंग प्रोसेस इसका प्राइमरी कॉज है और यह समस्या अब बच्चों में भी देखने को मिल रही है। क्या है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कारण? वाइड रेंज ऑफ प्रोग्रेसिव डीजनरेशन है जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन के स्ट्रक्चर्स को खराब करता है, जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, लिगामेंटम फ्लेमम, लैमिनीज को नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली, खराब दिनचर्या, और यह एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग भी कहा जा सकता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं आफ्टर 5th डिके फील करना शुरू करते हैं कि दे हैव प्रॉब्लम इन सर्वाइकल स्पाइन। एक्चुअली में पुराने गर्दन के दर्द में क्या हो रहा होता है कि लंबे समय की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या इंटरवर्टिब्रल डिस्क को डिस्क हर्निएशन में तब्दील करती है, जो वर्टिब्रल बॉडी को डीजनरेट करती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कराती है। सर्वाइकल कॉर्ड्स जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कंप्रेशन आने के साथ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक माइलोपैथी भी शुरू कराती है, जिससे हाथ पैरों में ताकत की कमी महसूस होना शुरू होती है। फैसेट जॉइंट्स इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है और इन सब स्ट्रक्चर्स में ग्रेजुअली परमानेंट डैमेज शुरू हो जाता है। ज़्यादातर लोग सिम्टम्स जो महसूस करते हैं वो होता है गर्दन में दर्द, गर्दन में जकड़न, हाथ में झंझनाहट का आना, गर्दन की चाल का कम हो जाना, हाथ में दर्द नीचे उतर कर आना, हाथ में गर्माहट महसूस होना और बड़े स्तर पर आने पर हाथ की मांसपेशियों में ताकत की कमी का महसूस होना इसके मुख्य सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके सबसे इम्पॉर्टेंट कारण क्या है, क्या कॉजेज हैं, ये समझते हैं कि खराब पोस्चर, गलत ढंग से जीवन जीना इसका मुख्य हिस्सा हो सकता है और बहुत सारे लोगों में यही प्राइमरी कॉज भी है। गर्दन में डायरेक्ट कोई स्ट्रेन हुआ, तनाव हुआ, उम्र के साथ होने वाला डीजनरेशन, सीधे गर्दन पर कोई चोट लग जाए या दिमाग से निकलने वाली नसें गर्दन की जिस कैनाल से निकलती हैं उसका नैरो हो जाना, या दैनिक जीवन के खराब ढंग से गर्दन का इस्तेमाल करना, यह आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है। कई दफ़े आपका काम आपकी गर्दन में दर्द को भी लाने के लिए कारण बन सकता है। बेसिकली रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि 40 वर्ष से नीचे के लोगों को 25%, 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को 50% और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 85% की समस्या आती है। महिला तथा पुरुष दोनों ही समस्या में ग्रसित रहते हैं। 65 वर्ष के ऊपर की 70% महिलाएं और करीबन 95% पुरुषों को गर्दन में दर्द की समस्या का सामना करना। जो लोग ज़्यादा वजन उठाने जैसे कार्य में, एक्सरसाइज में या ऑक्यूपेशन में शामिल हैं उनकी समस्या ज़्यादा सामने आती है, या जन्मजात वर्टिब्रल बॉडी में कोई खामी हो जिसकी वजह से भी आपकी गर्दन में यह तकलीफ आ जाती है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखा गया है कि लोग लोकलाइज्ड पेन, सिर और गर्दन दर्द की कंप्लेन करते हैं। जब रेडिकुलोपैथी होती है तो सिर्फ गर्दन के दर्द होने के साथ साथ वह दर्द हाथ में नीचे की तरफ भी आ रहा होता है। हाथ में ठंडा और गर्माहट का एहसास हो रहा होता है, मांसपेशियों की ताकत में कमी का एहसास होता है। जब सर्वाइकल माइलोपैथी की बात आने लगती है तो गर्दन से निकलकर जाने वाली नसों पर पड़ने वाले दबाव के कारण कभी कभी यह समस्या महसूस होना शुरू होती है। मुट्ठी बंधने में ताकत की कमी का एहसास होना, कभी कभी ज़्यादा होने पर चलने में दिक्कत महसूस होना, मलमूत्र त्याग करने में भी दिक्कत आने लगती है और कई समस्याएं मरीज लेकर के सामने उपस्थित होते हैं। डायग्नोसिस के लिए बहुत सामान्य रूप से पुष्टिकरण के लिए मरीजों के साइन और सिम्टम्स पर ध्यान देना होता है।
मरीजों से मिलने वाले संकेत जो बताते हैं उन पर ध्यान देना होता है। पुअरली लोकलाइज्ड टेंडरनेस, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एंड माइनर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी देखने लगते हैं। मरीजों में दिखने वाले लक्षण गर्दन घुमाने पर दर्द बढ़ना, गर्दन पर होने वाले दर्द का अन्य स्थानों पर भी महसूस होना, जिसे रिफर्ड पेन या रेट्रो ऑर्बिटल या टेम्पोरल पेन भी कहते हैं। कभी कभी चक्कर आना भी मरीज बताते हैं। नमनेस, हाथ में झंझनाहट, ताकत की कमी भी इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में मदद करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बेसिकली एक्सरे कराया जा सकता है, सर्वाइकल स्पाइन का सीटी कराया जा सकता है, एमआरआई कराया जा सकता है, ईएमजी कराया जा सकता है, और एक विजुअली एनालोगस स्केल जो पेन को रिप्रेजेंट करने पे आभास कराने में मदद करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। मैनेजमेंट इसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। बेसिकली मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में बांटा गया: फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो मरीज की ज़रूरत के हिसाब से उसके इलाज का चुनाव करना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल में फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स जिन्हें हम दवाइयों के नाम से जानते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग या ओरल स्टेरॉइड्स, कभी कभी एंटी मसल रिलैक्सेंट, कभी कभी एंटी कन्वर्जेंट और एंटी डिप्रेसेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट का। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट में 4 हिस्से हैं: पोस्चरल एजुकेशन, थर्मल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी एंड होम केयर प्रोग्राम के अंतर्गत एसेंशियल एजुकेशनल पार्ट्स। पेशेंट को लेटते वक्त अपने सीधे लेटते वक्त गर्दन में तकिया लगाना, पतला और करवट से लेटते वक्त मोटे तकिया को इस्तेमाल करें। मोटे तकिया गर्दन पे करवट से लेटने के समय दोनों घुटनों के बीच में भी लगाएं, जिससे आपकी बॉडी का पोस्चर करेक्ट रहे। थर्मल थेरेपी में इंफ्रारेड रेडिएशन या हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 मिनट दिन में 3 बार का इस्तेमाल करने से मरीज को जल्द राहत होती है। कुछ डाइटरी चेंजेस हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहता है कि डेली रिकमेंडेड ऑफ पोटेशियम जो पुरुषों में 3750 मिलीग्राम है और महिलाओं में 3225 मिलीग्राम है। ये एक एसेंशियल बॉडी प्रोडक्ट, एक एसेंशियल मिनरल है जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए वो हमें अपने भोजन से शामिल कराना चाहिए। भोजन में रागी, गेहूं, ज्वार, सोयाबीन, राजमा, लोबिया, हरा चना, काले चना, दाल, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, इमली के पत्ते, सरसों के पत्ते, सहजन के पत्ते, गोभी, मेथी के पत्ते, कटहल, करेला, फ्रेंच बीन्स, बेबी कॉर्न, बेल, अवाकाडो, केला, हल्दी, जीरा, काली मिर्च, धनिया पत्ते, लहसुन, सूखे मेवे एसेंशियल पार्ट होने चाहिए अपने डेली लाइफ को सुधारने के लिए। जब भी अगर हम बात करें कि प्रॉपर केयर क्या हो, तो यूज प्रॉपर लाइट फॉर द रिडक्शन ऑफ आई स्ट्रेन, स्टॉप एक्सेस बेंडिंग ऑफ नेक, use computer and TV at eye level, use hard cervical collar for the correct posture of neck and use a pillow during rest. एक्सरसाइज थेरेपी में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्ट्रेचिंग का। आप जो स्ट्रेचिंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, साइड बेंड, विंग स्पैन, नेक रोटेशन, शोल्डर श्रेक्स, बैक एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, नेक रोटेशन, थोरेसिक एक्सटेंशन स्ट्रेच, ये एसेंशियल हिस्से हैं। एक दिन एक्सटेंशन, एक दिन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल और एक दिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए। सर्वाइकल स्पाइन की स्ट्रेंथनिंग के बेसिक स्टेप्स मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। एक शीशे के सामने बैठ जाइए, अपनी आंखों से आंखें डाल लीजिए, कोशिश करिए अपने नेक के पोस्चर को स्ट्रेट रखें, अपने सीधे हाथ को बारी बारी से दोनों तरफ साइड बाय साइड, जैसा मैं आपको अपनी इमेज में दिखा पा रहा हूं, वैसी पोस्चर्स को अडॉप्ट करते हुए ग्रेजुअली एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए। सर्वाइकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चिन टक, उसको भी पूरा करना चाहिए। सर्जिकल कंसिडरेशन पर अगर बात करें तो पेशेंट जो सीवियर और प्रोग्रेसिव सर्वाइकल माइलोपैथी के शिकार हैं, उनको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
एकलव्य फिजियोथेरेपी सॉल्यूशन से मैं डॉक्टर मनोज शुक्ला पेशेंट को बेसिक 3 स्टेप्स के सुझाव देता हूं। नंबर 1, फॉलो द केयर एज एडवाइस। जो प्रिकॉशंस बताए उनका पालन करें। इंक्लूड पोटेशियम इन योर डाइट एंड डू द एक्सरसाइज 3 टाइम्स अ डे विद केयर। नो नीड टू इंक्रीज योर पेन। परफॉर्म द एक्सरसाइज विद इन लिमिट्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी, आपके नियर एंड डियर को इसे शेयर कीजिए। जनमानस की जितनी मदद हो सके उस तक पहुंचाइए।